तो हम लास्ट क्लास के अंदर किस चीज को स्टडी कर रहे थे? वी वर टॉकिंग अबाउट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से हो क्या रहा था बच्चे? क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन एटम था, उस कारण से s करेक्टर जो था वो इंक्रीज हो गया। दैट विल बी नियर अबाउट 33.33%। तो अगर इतना मतलब s करेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, तो इस कारण से होता क्या है कि जो हमारा कार्बन एटम होता है, ये कार्बन एटम होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो हमारा क्या होगा कि यहां से जो इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, उस कारण से हमारे पास ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, ये ज्यादा पोलर हो जाएगा। तो हम पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं बच्चे यहाँ पे। द पोलैरिटी द पोलैरिटी ऑफ O एंड H बॉन्ड इंक्रीजेस। तो अब हमारे पास ये बॉन्ड की जो पोलैरिटी थी, ये बॉन्ड बच्चे यहाँ पे मैं इसको रेड से मार्क कर देता हूँ, ये बॉन्ड की पोलैरिटी जो थी वो इंक्रीज कर गई। तो इस कारण से हुआ क्या? सो अगर पोलैरिटी बढ़ गई बच्चे, तो सो हाइड्रोजन जो होगा, हाइड्रोजन गेट इजीली रिलीज्ड। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास, ठीक है, अगर हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब कहाँ पे देखने को मिल रहा था? फिनॉल्स के अंदर। तो फिनॉल्स के अंदर कार्बन जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ा हुआ था, वो कार्बन एटम जो था sp2 हाइब्रिडाइज्ड था। sp2 होने के कारण क्या हुआ? वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण क्या हुआ कि कार्बन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई, जिसने ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर दिया और पोलैरिटी बिटवीन O एंड H बॉन्ड इंक्रीज कर दी। सो हाइड्रोजन गेट इजिली रिलीज्ड। तो हमें तो हाइड्रोजन ही चाहिए था बच्चे यहाँ पे। अगर ये H प्लस की फॉर्म में आ जाता है, H प्लस, अब यहाँ पे ऑक्सीजन तो बच्चे पॉजिटिव आएगी नहीं। तो अगर ये H प्लस की फॉर्म में आ जाएगा, तो हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको एसिडिक करेक्टर के अंदर ही तो गिनेंगे। तो यही तो हमारा पॉइंट था। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इन सब पॉइंट्स को लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम कवर क्या करते हैं? उसके बाद हम इसका एक रिएक्शन करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जैसे हम एक्टिव मेटल्स का एसिड्स के साथ रिएक्शन कर रहे थे, तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहे थे। ठीक है, जैसे आप देखो कोई भी एसिड है और उसका आप एक्टिव मेटल के साथ, हम एक एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करोगे, तो वो क्या करेंगे कि हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे। ठीक है, रिलीज करेंगे। तो इससे हमें पता चलता था कि एक्टिव मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी थी कि वो हाइड्रोजन को भी डिस्प्लेस कर रहे थे एसिड्स के अंदर से। लेकिन यहाँ पे हमें एसिड बिहेव करवाने के लिए या प्रूव करने के लिए कि फिनॉल भी एसिडिक होती है, अगर हम फिनॉल को एसिड की जगह पे रखें, ठीक है, फिनॉल को अगर एसिड की जगह पे रखें और एक्टिव मेटल यहाँ पे सोडियम को यूज करें, तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ भी हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है और यहाँ पे हमें सोडियम फिनॉक्साइड देखने को मिलता है 2 मोल्स। तो इसको मैं लिख देता हूँ सोडियम फिनॉक्साइड, और इसके साथ हमें हाइड्रोजन गैस निकलती हुई मिलती है। तो ये हाइड्रोजन गैस प्रूव कर देती है, ये हाइड्रोजन गैस, ये मतलब कि आप लिख सकते हो कि रिलीज ऑफ H2 गैस proves that phenol is behaving like an acid। तो यहां भी हमने प्रूव कर दिया बच्चे रिएक्शंस के साथ। तो रिएक्शंस के साथ हमारे पास ये प्रूव हो गया, क्योंकि एक्टिव मेटल्स जैसे ही रिएक्शन कर रहे थे एसिड के साथ, तो हमें हाइड्रोजन गैस का रिलीज मिल रहा था। वही हाइड्रोजन गैस का रिलीज हमें यहाँ पे देखने को मिला, जैसे हमने एक्टिव मेटल को फिनॉल के साथ। तो अब यहाँ पे फिनॉल किस तरीके से काम कर रही है, आप देखो। यहाँ पे फिनॉल एक तरीके के एसिड की तरह काम कर रही है, और ये क्या है? ये एक एक्टिव मेटल है। ठीक है, तो इससे हमने ये प्रूव कर दिया रिएक्शन के साथ कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है और फिनॉल इतनी एसिडिक एसिड की तरह बिहेव कर रही है, क्योंकि एक्टिव मेटल उसके अंदर से भी हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहा है। ठीक है,
फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चे, हम दो एसिड्स को भी कंपेयर करते हैं। यहां पे हम लिख देंगे पॉइंट के अंदर, क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा डिटेल नहीं है। फिनॉल्स आर एसिडिक, एसिडिक but less acidic than carboxylic acid, ठीक है। So it does not react with, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो वीक जो बेसिस है उनके साथ रिएक्ट नहीं करेगी ये। जैसे हमारे पास हो गए Na2CO3, तो ये भी एक बेस की तरह काम करता है, ठीक है। एंड सोडियम बाइकार्बोनेट HCO3, तो इनके साथ ये रिएक्शन नहीं कर रही है, ठीक है। इनके साथ फिनॉल रिएक्शन नहीं करती, जैसे कि कार्बोक्सिलिक। तो मैं आपको बता दूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मैंने क्यों कंपेयर किया है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी एक दिन एक पॉइंट बताया था कि मैंने आपको ऐसी कंडीशन बताई थी कि जहां पे हमारे पास फिनॉक्साइड आयन भी बना था और यहाँ पे एसीटेट आयन भी एसीटेट आयन भी बना था। तो अगर हमें यहाँ पे H+ को ऐड करना है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था इसके अंदर कि अब हमारा H+ जो होगा वो इस नेगेटिव की तरफ जाएगा या इसकी तरफ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कंपैरिजन बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप कहोगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड तो है ही नहीं यहाँ पे, लेकिन हमें यहाँ पे कंसिडर क्या करना था, हमें यहाँ पे कंसिडर करना था इसको और इसको, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को कंसिडर करते हो तो हमारे पास एक तो आ जाती है, इसका कंजुगेट एसिड जो होगा वो हो जाएगा फिनोल, इसका, ठीक है। और दूसरे का हमारे पास क्या हो जाएगा, RCOOH। तो अब देखो, हमने यहां पे देखा कि ये कंजुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग है। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है यहाँ पे इन कंपैरिजन, और ये वीक एसिड है, ठीक है। तो हमारे पास वीक एसिड का जो कंजुगेट, अगर ये कंजुगेट वीक एसिड है, ये कंजुगेट स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका मतलब इसका जो कंजुगेट बेस होगा या इसका बेस होगा जो, वो वीक होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। इसका स्ट्रॉन्ग बेस होगा और इसका क्या होगा, इसका वीक बेस होगा। तो इसका मतलब अब ये H+ जो था यहाँ पे, ये किसकी तरफ मूव करेगा, ये फिनॉक्साइड आयन की तरफ मूव करेगा, और ये यहाँ पे इस तरीके का रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। समझ में आ रही है बच्चे बात यहाँ पे? यस सर। ओके। तो यहाँ पे मैंने इसलिए इसको कंपेयर कर दिया, आपको भी ये कंपेयर करना होगा, ठीक है। क्योंकि आगे जाके रिएक्शंस हमारे इस तरीके के, और ये एग्जांपल तो आगे जाके हम कवर कर ही लेंगे फिनॉल्स की प्रॉपर्टीज के अंदर, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आ जाता है, फिनॉल्स आर या फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। एल्कोहल से ये ज्यादा एसिडिक होती है, बिकॉज ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ठीक है, इन फिनॉल। बट sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहां पे देखने को मिली थी, इन एल्कोहल। तो अगर आप दोनों के अंदर कंपेयर करते हो, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन को तो हमने बहुत इंपॉर्टेंस दी है, तो अब देखो यहाँ पे आप इसको कुछ इस तरीके से लिख दो, और यहाँ पे आपके पास अल्कोहल आ गया। दूसरी तरफ हमारे पास अगर हम फिनॉल को बनाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या देखने को मिलता है, तो अगर आप इस कार्बन एटम की बात करोगे तो ये क्या था, sp2 हाइब्रिडाइज था, और इस कार्बन एटम की बात करोगे तो ये sp3 होगा, ठीक है। तो इसलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर लेस एस करेक्टर होगा, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ज्यादा एस करेक्टर होगा। तो ज्यादा एस करेक्टर जो होगा वो पोलैरिटी ज्यादा ले आएगा OH बॉन्ड के अंदर, और जिस कारण से H+ इजीली रिलीज हो जाएगा। ये तो हमारा पहला रीजन था, ठीक है। और आपको इसको ना सम अप करके बच्चे
चार लाइंस के अंदर आंसर लिखना है। एक तो आप हाइब्रिडाइजेशन लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, सीबीएसई के आंसर के लिए, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सेकंड रीजन यहाँ पे आप क्या दे सकते हो, सेकंड रीजन यहाँ पे दे सकते हो आप कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल देन अल्कोहल is due to stability of phenoxide ion, phenoxide ion, फिनॉक्साइड आयन, एंड इसके अंदर क्या हो रहा है बच्चे, ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये कंपाउंड बिहेव करेगा। तो आप देखो बच्चे, मैं आपको कई बार कहता हूं कि हमारे पास, हम दो तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के पहले भी कवर किए होंगे। ठीक है, इसको हम दो तरीके से कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे फिनॉल को फॉर्म करता हूं। फिनॉल कुछ इस तरीके से फॉर्म की मैंने। हमें पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर्स प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे ही मान लो कि ये अगर अपने अंदर से H+ को रिलीज करता है, तो जो इसका जो बाद में आयन बनता है, अगर ये फिनॉक्साइड आयन स्टेबल होगा, ठीक है, ये आपस में स्टेबल होगा, अगर ये स्टेबल है, तो हमारे पास इसका एसिडिक करेक्टर देखने को मिलेगा, ये H+ को रिलीज करेगा। ठीक है, ये रिलीज होगा ओनली when phenoxide ion is stable। तो अगर हमारे पास फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो H+ को छोड़ेगा ही नहीं अपने अंदर से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे। और हम अभी कंपेयर कर रहे हैं फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी, बाद में हम उसको अल्कोहल से कंपेयर करके देखेंगे। ठीक है, अल्कोहल से कंपेयर करके देखेंगे, क्योंकि लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है। ये देखो, ये लोन पेयर्स क्या कर रहे हैं बच्चे, ये लोन पेयर्स तो इसको स्टेबल ही नहीं रहने दे रहे। ठीक है, अगर फिनॉल के अंदर रहेंगे तो फिनॉल के अंदर होगा क्या, तो अगर आप फिनॉल की बात करते हो तो फिनॉल के अंदर होगा क्या, पहले हम फिनॉल की बात कर लेते हैं। फिनॉल की बात करते हैं पहले। फिनॉल के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है। OH के पास दो लोन पेयर्स हैं। बच्चे अब देखो, लोन पेयर्स अगर प्रेजेंट है तो वो रेजोनेंस के अंदर तो आएंगे ही। तो ये क्या करेंगे कि इधर आ जाएंगे। ठीक है, मैं इसको रेड पेन से मार्क करता हूं। यहाँ पे डबल बॉन्ड मिल जाएगा। डबल बॉन्ड के कारण यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन जैसे ही ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो कि लोन पेयर के अंदर है, वो यूज होंगे, ठीक है, रेजोनेंस के अंदर, तो हमारे पास जो कंसर्न स्ट्रक्चर होगा, कैनोनिकल स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा। वो किस तरीके से बन जाएगा, उसके ऊपर यहाँ पे अब हमें डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है। इसके पास एक लोन पेयर रह गया और इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचे थे, ये और ये बॉन्ड्स बच गए। तो अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रोटेट करेगा फिर बेंजीन रिंग के चारों तरफ। तो ये नेगेटिव चार्ज अब यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बनेगा, कुछ इस तरीके का बनेगा। आप देखो, ऑक्सीजन के ऊपर यहां पे क्या है कि एक लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की प्रेजेंस यहां पे क्या कर रही है, इसको एक वीक बना रही है। मतलब कि इसको क्या कह रही है कि इसके अंदर पोलैरिटी को इंक्रीज कर रही है। पोलैरिटी के अंदर इंक्रीज का मतलब ये है कि ये स्टेबल नहीं रहेगा। जो हमारे पास फिनॉल होगा, अगर ये स्टेबल नहीं रहेगा, तो ये अपने अंदर से H+ को जल्दी से जल्दी रिलीज करके स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगा। तो इसका और स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये देखो, यहां पे फिर से क्या हुआ, यहां डबल बॉन्ड था, और ये नेगेटिव चार्ज कहां मूव कर जाएगा, यहां पे, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ जाएंगे। तो नेगेटिव चार्ज यहां पे मूव कर जाएगा, यहां डबल बॉन्ड बनाओ और इसके साथ हाइड्रोजन लगाओ, इसके साथ पॉजिटिव, और एक लोन पेयर बच गया। तो अब हमारे पास डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया था, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया था, नेगेटिव चार्ज फिर यहाँ पे ड्रॉप हुआ, और ये जो डबल बॉन्ड था ये फिर जाके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी उसको कंप्लीट करे,
और आपके पास फिर जाके फिनॉल का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। कहाँ पे डबल बॉन्ड्स हो जाएंगे? यहाँ, यहाँ और यहाँ, और यहाँ O एंड H, और इसके पास दो लोन पेयर्स फिर से आ जाएंगे। तो अब पॉइंट ये था कि ये जो रेजोनेंस थी इसके अंदर ये जो पॉजिटिव चार्ज था इसके ऊपर, ये पॉजिटिव चार्ज इसको स्टेबल नहीं रहने देता। तो इस तरीके की रेजोनेंस जो होती है ये करती है क्या, कि फिनॉल को लेस स्टेबल कर देती है। यहां पे लेस स्टेबल कर दिया। तो फिनॉल लेस स्टेबल होने का मतलब क्या है, कि अगर फिनॉल लेस स्टेबल हो जाएगी तो ये क्या करेगी, स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगी। तो अब ये क्या करेगी, इसने अपने अंदर से बच्चे, फिनॉल ने अपने अंदर से, मान लो कि यहां से O एंड H था, तो यहां से इसने क्या किया, और इसके पास ये बॉन्ड ब्रेक किया, और यहां से क्या किया, मैं यहां पे एक H+ लिख देता हूं, H+ को रिलीज कर दिया। तो अब H+ को रिलीज करते ही बच्चे क्या होगा, कि इसके पास लोन पेयर्स और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप एक और लोन पेयर लगा सकते हो। ठीक है, एक और लोन पेयर क्यों है, क्योंकि अब उसने हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड शेयर किया था उसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो इसलिए इसके पास अब ये बच्चे नेगेटिव चार्ज के, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये अब इसके अंदर मूव करेगा। अब ये नेगेटिव चार्ज को इजीली रेजोनेट कर सकते हैं। तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर होना, ठीक बात है, वो सह सकता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज को सह नहीं पाएगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है बच्चे, अब देखो फिर से रेजोनेंस चल रही है, रेजोनेंस के अंदर अब फिर से नेगेटिव चार्ज मूव करेगा। तो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, फिर से कुछ उसी तरीके के स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स हैं। ठीक है, और उसने नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे मूव कर दिया। अब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था यहां से हट जाएगा, और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ड्रॉप होगा, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की तरह आ जाएंगे। तो इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स किस तरीके से फॉर्म होंगे, वो आप देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दो लोन पेयर्स। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, और यहाँ पे हमारे पास ये फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ड्रॉप होगा, और ये यहाँ पे चले जाएगा नेगेटिव चार्ज पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास क्या होगा, कुछ इस तरीके का एक और कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसके अंदर हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड मिलेंगे, यहाँ भी डबल बॉन्ड मिलेंगे, और ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स अभी भी प्रेजेंट है। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे था, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ड्रॉप होगा, और ये डबल बॉन्ड जो था एज अ नेगेटिव चार्ज ऊपर आ जाएगा। तो फिनॉक्साइड आयन के अंदर नेगेटिव चार्ज को उसने कुछ इस तरीके से रेजोनेट किया, और हमारे पास यहां पे नेगेटिव चार्ज फिर से आ गया। तो फिनॉक्साइड आयन के अंदर नेगेटिव चार्ज को उसने बहुत ही अच्छे तरीके से रेजोनेंस किया। तो यहां पे नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इन रेजोनेंस स्टेबलाइज द फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन को इसने स्टेबलाइज कर दिया। तो अगर ये फिनॉक्साइड आयन को स्टेबल कर रहा है तो डेफिनेटली बच्चे हमने दोनों स्ट्रक्चर्स को देख लिया, और फिनॉल को हम देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो फिनॉल को लेस स्टेबल कर रहा है। तो यहां आप मेंशन भी कर सकते हो, पॉजिटिव चार्ज ऑन फिनॉल लेस स्टेबल हो रहा है, लेस स्टेबल हो रहा है। तो अब हमारे पास क्या होगा, फिनॉल खुद को किस तरीके से रखेगी, फिनॉल अपने पास जो H+ था उसको फटाफट रिलीज की। तो यहां पे वो क्या करेगी, फिनॉल फटाफट स्टेबिलिटी की तरफ मूव करते हुए फिनॉक्साइड आयन के अंदर कन्वर्ट होगी, और साथ में H+ को रिलीज कर देगी। और यही हमारे पास क्या था, यही एसिडिक नेचर के लिए रिक्वायर्ड था। ठीक है बच्चे, यहां तक समझ आ रहा है? यस सर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा बच्चे ये आपके लिए, लेकिन थोड़ा अंडरस्टैंड कर जाना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अल्कोहल से भी कंपेयर करेंगे अभी इसको। यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो क्या कर रहे हैं, कि नेगेटिव चार्ज को तो बहुत अच्छे तरीके से रेजोनेट कर रहे हैं, लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है फिनॉल के ऊपर, तो ये केस था फिनॉक्साइड आयन का।
ठीक है, तो आप दोनों से कंपेयर कर सकते हो। अब फिनॉल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ऑक्सीजन के ऊपर, वो उसकी स्टेबिलिटी को कम कर रहा है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर आएगा तो वो कम स्टेबल होगा। ठीक है, तो अब स्टेबिलिटी की तरफ मूव करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, फिनॉल अपने आप को फिनॉक्साइड आयन के अंदर कन्वर्ट कर लेगी। ठीक है, ये चीज है। दूसरा अगर हम बात करते हैं, बट इन केस ऑफ एल्कोहल्स, बच्चे मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना? बच्चे मेरी आवाज, यस सर, यस ओके, सर। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम C2H5OH लेते हैं, तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे भी देखें कि ऑक्सीजन अपने आप को कुछ इस तरीके से नेगेटिव चार्ज के साथ लोन पेयर और प्लस H प्लस करता है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है बच्चे, देयर इज देयर इज नो रेजोनेंस, देर इज नो रेजोनेंस इन, यहां पे ये फिनॉक्साइड आयन नहीं है, ये एल्कोक्साइड है, एल्कोक्साइड आयन। ठीक है, सो इट इज नॉट स्टेबल। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कर रहे थे बच्चे, नॉट स्टेबल कह रहे थे इसको। और दूसरी तरफ अगर देखो बच्चे, दूसरी तरफ अगर देखो, तो दूसरी तरफ यहां पे हम एक और पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं। यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि C2H5 यहां पे क्या कर रहा है, ये एक तरीके का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, which increases the electron density on O नेगेटिव। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी उसको इंक्रीज कर रहा है, एंड मेकिंग इट लेस स्टेबल। यहां पे ये इसको लेस स्टेबल कर रहा है। किस तरीके से बच्चे, आप देखो यहां पे रेजोनेंस तो नेगेटिव चार्ज, मतलब उसके बोझ को बांट रही थी, जो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था फिनॉक्साइड आयन के ऊपर। मान लो कि यहाँ पे मैं फिनॉक्साइड आयन बना रहा हूं, तो रेजोनेंस क्या कर रही थी बच्चे, इस नेगेटिव चार्ज को रेजोनेट करके इस रिंग के अंदर, ठीक है, इस तरीके से रिंग के अंदर रेजोनेट करके ये तो बांट रही थी, नेगेटिव चार्ज को कम कर रही थी। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जैसे आप देखो C2H5 और O नेगेटिव है, तो ये तो एक तरीके का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप। तो ये तो इसकी डेंसिटी को और बढ़ा रहा है, ये देखो। तो इसलिए ये क्या होगा, ये लेस स्टेबल हो जाएगा। तो ये अपने आप को लेस स्टेबिलिटी की तरफ तो मूव करेगा नहीं। तो इसलिए ये H प्लस को डू नॉट, मैं यहां पे लिख देता हूं, डू नॉट डू नॉट रिलीज H पॉजिटिव आयन। ठीक है, इसलिए यहां पे हमें एल्कोहल्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा बच्चे, यहां पे एल्कोहल्स के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि एसिडिक नेचर होता ही नहीं। ठीक है बच्चे, समझ में आ गई बात? यस सर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे ये क्वेश्चन। दूसरा, एक और मैं यहाँ पे पॉइंट लिख के फिर आगे बढ़ते हैं हम। मैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूं कि यहाँ पे हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स जुड़ते जाएंगे, इफ अटैच्ड विद रिंग, रिंग आप समझते हो ना, यहाँ पे हम बेंजीन रिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, द एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर मैं लिख दूं यहाँ पे कि अगर हम NO2 को जोड़ रहे हैं, अगर हम CN को जोड़ रहे हैं, साइनो ग्रुप को जोड़ रहे हैं, अगर क्लोरो ग्रुप को जोड़ रहे हैं, तो हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी फिनॉल की। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स को ऐड करेंगे, इफ अटैच्ड टू रिंग, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी ऑफ फिनॉल ही लिख देता हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि फिनॉल की एसिडिक की बात करेंगे, क्योंकि एल्कोहल्स तो एसिडिक है ही नहीं, हमने प्रूव कर दिया।
फिनॉल, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल डिक्रीजेस। तो इनके अंदर कौन से ग्रुप्स आ जाते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो कौन से होते हैं? यहाँ पे आ गया CH3, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो गया बच्चे। अगर यहाँ पे NH3 आ गया तो नाइट्रोजन के पास यहाँ पे लोन पेयर होता है, ये और डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा। यहाँ पे एल्कॉक्सी ग्रुप हो गया। तो ये क्या करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, EDG होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और इंक्रीज कर देते हैं। तो ये कंप्लीट था बच्चे कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल्स को प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कई बार देखा गया है। अगर आपको छोटा क्वेश्चन आता है या इसके अंदर से कोई भी पॉइंट पूछे, फिर तो आपको उन पॉइंट्स को आप कवर कर पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर वो एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल पूछते हैं तो आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है, रेजोनेंस के बारे में बात करनी है, और फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी के बारे में बात करनी है, और आपका आंसर खत्म, ठीक है। और इनके अंदर से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मान लो कि फिनॉल के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो एसिडिक करेक्टर इंक्रीज हो गया या डिक्रीज होगा, तो इसलिए मैंने ये भी मेंशन कर दिया। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले ही लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे फिनॉल है और यहाँ पे मैंने NO2 लगा दिया, ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेरेटिव टू फिनॉल, और इससे कम एसिडिक नेचर होगा किसका? अगर मैं यहाँ पे कोई OH के साथ कोई और ग्रुप लगा देता हूँ, मान लो कि मैंने अल्काइल ग्रुप ही लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया, तो ये कम होगा ये। हाँ बच्चे, सर, मे यू प्लीज स्क्रॉल डाउन थोड़ा सा, इतना थोड़ा बच्चे और सा सर, और थैंक यू सर। हो गए बच्चे? यस सर, थैंक यू सर। ओके। तो पॉइंट ये था बच्चे कि अगर हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो डिक्रीज करे, और यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो क्या करते हैं कि फिनॉल के एसिडिक नेचर को और इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे हैं और इससे भी ज्यादा हमारे पास क्या होगा, हम अगर इसको और कंपेयर करना चाहते हो आप, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ये और स्ट्रांग हो जाएगा। ये हमने शायद पहले भी बात की हुई है। इससे भी ज्यादा क्या होगा, एसिडिक हो जाएगा। कौन सा? पिक्रिक एसिड, जिसकी हम आगे भी बात करेंगे जब हम नाइट्रेशन वगैरह करेंगे। तो अगर हमारे पास ये हो गया, तो ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। जितनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाते जाएंगे, फिनॉल हमारी एसिडिक होती जाएगी, ठीक है। तो ये था कुछ, हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, और हम कुछ और प्रॉपर्टीज की बात करेंगे जिसके अंदर हम क्लीवेज ऑफ, यहाँ पे मैं आपको स्पेशली मेंशन कर दूं कि इनके अंदर हम क्या कर रहे हैं, क्लीवेज ऑफ, मतलब बॉन्ड कौन सा टूट रहा है, क्लीवेज ऑफ O and H बॉन्ड। तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड था, और यहाँ पे हम किस तरीके से लगा सकते हैं कि यहाँ पे फिनॉल के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड था उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ये सारे रिएक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन आ जाता है, हमने फर्स्ट तो एसिडिक नेचर देख ही लिया केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। फिर आ जाता है रिएक्शन विद जिंक डस्ट, जिंक डस्ट, ठीक है। तो फिनॉल फिनॉल इज reduced to benzene benzene when heated with जिंक डस्ट। तो जिंक डस्ट के साथ अगर आप हीट करने जाओगे बच्चे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चे? यहाँ पे OH है, जैसे ही आप यहाँ पे इसको जिंक डस्ट के साथ हीट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? बेंजीन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे इसने रिडक्शन कर दी, और यहाँ पे क्या होगा, जिंक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। दूसरा रिएक्शन, फिर हम इसके आगे रिएक्शंस के ऊपर बढ़ते हैं। फिर हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन आ जाते हैं, रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद
NH3 के साथ रिएक्शन किस तरीके से होगा? तो NH3 के साथ रिएक्शन के अंदर बच्चे हमें क्या देखने को मिलेगा कि फिनॉल्स जो होंगी यहां पे, फिनॉल्स रिएक्ट्स विद NH3, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 जिंक क्लोराइड टू गिव एनिलीन। एनिलीन की प्रेपरेशन के अंदर यूज होंगी। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी है फिनॉल की, और प्रेपरेशन होगी जो हमारा फोर्थ चैप्टर होगा उसके अंदर प्रॉपर्टी इसके अंदर आएगा। तो आप जैसे ही फिनॉल को यहाँ पे यूज कर रहे हो, ठीक है, और इसको हीट कर रहे हो, सॉरी, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, NH3 को यूज कर रहे हैं और एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है बच्चे, यहाँ पे हमारे पास एनिलीन बच रही है, एनिलीन की फॉर्मेशन हो रही है, एनिलीन की फॉर्मेशन हो रही है, और यहाँ पे वाटर की रिलीज भी हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको कुछ कह सकते हैं कि वाटर की रिलीज हो रही है, तो आप इसको डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कह सकते हो, ठीक है। यहां तक समझ आ रहा है बच्चे? यस सर। ओके। तो इसके बाद आ जाता है बच्चे हमारे पास फोर्थ टाइप के रिएक्शंस आ जाते हैं, रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड, ठीक है, एंड एसिड एनहाइड्राइड। तो मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंटली मेंशन कर दूं बच्चे कि ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं, इन्हीं इसीलिए इनको एसिड क्लोराइड कह रहे हैं हम। जैसे देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, तो इसको आप असाइल क्लोराइड भी कह सकते हो, एसिड क्लोराइड भी कह सकते हो। अगर मैं इसी के साथ इतना ग्रुप तो लू मैं कार्बोक्सिलिक एसिड से, और OH की जगह पे मैं यहाँ पे O एंड C डबल बॉन्ड O R लिख दूं, तो ये मेरे पास एनहाइड्राइड हो जाएगा। तो इसको मैं एसिड एनहाइड्राइड कहूंगा, इसको मैं एसिड क्लोराइड कहूंगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, एसिड क्लोराइड, और ये आ गया एसिड का एनहाइड्राइड, क्योंकि इसके अंदर से हमने पानी निकाल दिया, ठीक है। तो ये मैंने पहले भी आपको एक क्लास के अंदर बताया होगा कि किस तरीके से हम दो कार्बोक्सिलिक एसिड को जोड़ते हैं और उनके अंदर से वाटर को जब रिमूव कर देते हैं तो इसके अंदर से वाटर निकल जाता है, जैसे यहाँ पे मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। तो अगर ये OH है और यहाँ पे HO C डबल बॉन्ड O CH3 है, तो इसके अंदर से आप पानी को निकाल दो, बस पानी को निकाल दो, और जितनी फ्री वैलेंसी है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे पड़ा है और यहाँ पे ये फ्री वैलेंसी है, इसको ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो तो आपके पास ये बन जाएगा। तो इसीलिए इसको एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास रिएक्शन क्या होता है, थोड़ा देखो। रिएक्शन यहाँ पे ये होता है कि जैसे ही आपने फिनॉल के साथ इसका रिएक्शन कवर मतलब करवाया, ठीक है। तो मैं इस यहाँ पे लिख देता हूं, एसिड क्लोराइड की पहले एग्जांपल लेते हैं हम, Cl। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है बच्चे, हमें यहाँ पे मिल रहा है एस्टर, एस्टर की फॉर्मेशन हो रही है। तो आप देखो बच्चे, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड CH3। तो ऐसे रिएक्शंस को हम एसिटाइलेशन रिएक्शंस भी कह देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एसिटाइल ग्रुप की एडिशन हो रही है, तो इसलिए हम इनको एसिटाइलेशन भी कह देंगे, ठीक है। इनको हम एसिटाइलेशन भी कह देंगे, और यहाँ पे HCl आ रहा है। पॉइंट ये है बच्चे कि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ना यहाँ पे गड़बड़ कर दी, ये एक रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। तो अब रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या है कि मैं इसको फॉर्म कर रहा हूं लेकिन फॉर्म होके ये रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एस्टर की फॉर्मेशन तो हो रही है, ठीक है, एस्टर की फॉर्मेशन तो हो रही है, बट द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, ठीक है, फ्रॉम एसिड क्लोराइड
क्लोराइड इज रिवर्सिबल, रिवर्सिबल होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम स्कीम लगाते हैं बच्चे, एक हम क्या करते हैं, वी यूज पिरिडीन, पिरिडीन। तो पिरिडीन एक तरीके का वीक बेस की तरह काम करेगा बच्चे, ठीक, बेस की तरह काम करेगा। तो अब पिरिडीन क्या करेगा कि ये जो HCl था इसको अपने साथ जोड़ लेगा। तो अब हम इसी रिएक्शन को किस तरीके से लिखते हैं, इसी रिएक्शन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे फिनॉल है, ठीक है, हमने